ओके दोस्तों, तो हम लोग कल क्या कर रहे थे। हम लोगों ने कल एक प्रोजेक्ट बनाया था। और हेलो, प्लीज एवरीबडी गो ऑन म्यूट यार, अदरवाइज इट वुड बी एन ग्रेट इको। So Dark was the application that we have developed yesterday in the microservices, and we have exposed one REST endpoint. Let me first increase the font size. Preferences कहाँ पे होती है? In general, appearance, uh, text. There is somewhere the text यार। किसी को पता है भाई फॉन्ट साइज कहाँ से बढ़ाते हैं? ओके, just give me a minute. Yeah, just give me a minute. Let me increase the font size. Then appearance, color, and for Java editor. There is a Java editor, I believe. Um, yeah, Java. Hold on. Colors and font. Java. स्टिल नहीं बढ़ा यार। हाँ, एक सेकंड, जस्ट गिव मी मिनट। प्रेफरेंस कहाँ पे? कलर्स फॉन्ट पे, बेसिक पे जाऊँ? टेक्स्ट font, right? This one. Yeah, this one. At least 16. Okay, this would be the sufficient font size. So what we are doing, like we are exposing the endpoint. Let me start the application again and see how it was working yesterday, and then we will proceed further. Okay, so let me run it as an application. तो ये एप्लीकेशन अभी इसमें साफ साफ बता रही है कि 8080 पोर्ट पे चलने लगी है विद एक्चुएटर। ठीक है। तो अभी अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोज इसको हम लोग हिट करके देखेंगे एक्चुएटर पे। एंड लेट्स से HTTP एंड कोलन लोकल होस्ट एंड देन 8080। ठीक है। ओके, ये आ रहा है और स्लैश हम लोग, तो ये बहुत खुशी की बात है। अभी भी हेलो में है क्या? HELO। आई डोंट नो, मैंने कोई तो किया था यार, स्पेलिंग मिस्टेक में कर देता। अच्छा, इंग्लिश में बताया तो यार 33 नंबर थे। एनीवेज ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को जैसे जैसे क्रिएट करना था वो सब चीजें हो गई हैं। स्प्रिंग इनिशियलाइजेशन, CLI नहीं पढ़ेंगे हम, मैं ओवरव्यू कर बता देता हूँ। एक स्प्रिंग इनिशियलाइजेशन मतलब जो हम लोग ने पढ़ा, ये जिस तरीके से क्रिएट कर रहे थे, ये स्प्रिंग इनिशियलाइजेशन का तरीका होता है। यानी वेब से जाके हम बता देंगे, एक तरीके से एक चीज है कि हमको क्या क्या चीज चाहिए, उसका एक रेडी टू बंडल डिप्लॉय करने के लिए दे देता है। एंड वहां से हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, मेवन प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं और अपना प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है। ठीक है। अगर कभी भी उसमें दिक्कत आ रही है, समझ लो कुछ वर्जन की इशू है, तो नए दूसरे वर्जन से ट्राई करो ना। 99% जो केस के इश्यूज होते हैं वो वर्जन इश्यूज होते हैं। अगर आपका वहां से डाउनलोडेड नहीं चल रहा है तो आपकी गलती नहीं है, उसमें डिबग करने मत बैठ जाना, घंटों बीत जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। अब देखो दूसरा तरीका इन्होंने बताया कि STC एक स्प्रिंग का टेस्ट सूट आईडी है जो एक्लिप्स के ओवर पे बनी हुई है। यानी जो एक टॉप ऑफ द एक्लिप्स बनी हुई है, उसमें उन्होंने थोड़ा से मॉडिफिकेशन किए हैं और उन्होंने अपना खुद का दिया हुआ है। तो उसमें कुछ, उसमें भी जब क्रिएट करोगे तो सेम ऑप्शन आता है कि भाई तुम क्या क्रिएट करना चाहते हो, किस तरीके का प्रोजेक्ट चाहते हो, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज चाहते हो, और आगे बढ़ जाओगे। ये भी अपन नहीं करेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कॉन्सेप्ट सीखना।
ठीक है, ये सब हम लोग कर चुके हैं, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बना लिया है सबने, और फटाफट ये सब चीजें नाटक है, इसको किनारे करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। क्रिएटिंग स्प्रिंग बूट विद सूट, ये सूट के स्क्रीनशॉट्स दिए हैं कि सूट से अगर बनानी है तो तुम कैसे बनाओगे, वो वाली आईडी का इस्तेमाल करते हुए। तो मतलब दिस इज नॉट, दीज आर नॉट द थिंग्स दैट वी हैव टू फोकस मोर ऑन। ठीक है, अब यहां से हम लोग फोकस करते हैं कि भाई स्प्रिंग बूट में एनोटेशंस क्या क्या हैं, कौन कौन से एनोटेशंस हैं, उसका क्या मतलब होता है उस चीज का। तो उसी को हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला लाइन कहता है, स्प्रिंग बूट एनोटेशन is a form of metadata that provides data about the program। तो पहले मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, मेटा डेटा का क्या अर्थ होता है, यानी किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी चीज के बारे में जो जानकारी होनी चाहिए उस चीज को बोलते हैं मेटा डाटा, यानी एडिशनल डेटा विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म योर डे टू डे एप्लीकेशन या डे टू डे चीजें, उस सभी को बोलता है मेटा डेटा। तो यानी एनोटेशन एक माध्यम है तुम्हारे कंपाइलर या जावा रन टाइम इन्वायरमेंट या जावा इंजन को बताने के लिए कि तुम्हारा प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। ठीक है, इन अदर वर्ड्स एनोटेशन यूज टू प्रोवाइड सप्लीमेंटल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम, यानी एनोटेशन एक माध्यम है जिससे एडिशनल इंफॉर्मेशन तुम्हारे कंपाइलर को खिलाई जाती है या पिलाई जाती है, जिसके माध्यम से उसको पता चले भैया कि क्या चल रहा है, क्या करना क्या है हमें। ठीक है, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन दैट वी डेवलप, यह एप्लीकेशन का पार्ट नहीं होता है जिसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, इट डज नॉट हैव ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द ऑपरेशन ऑफ द कोड दे एनोटेटेड, इसका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये केवल एक इंफॉर्मेशन होती है तुम्हारी क्लास के बारे में। इट डज नॉट चेंज द एक्शन ऑफ द कंपाइल्ड प्रोग्राम, यह किसी भी तरीके से एक्शंस को नहीं चेंज करती है। यानी इन शॉर्ट एनोटेशन क्या होते हैं, तुम्हारे बारे में या प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल वेंकी, वेंकी के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, वेंकी कहाँ काम करता है, वेंकी का ए ब्लड ग्रुप क्या है, या इस सब चीजों की इंफॉर्मेशन कहीं रखी होगी, उस इंफॉर्मेशन को हमारे इंजन को या इस यूनिवर्स के इंजन को खिलाने के लिए अगर उसको भेजा जाए तो कैसे दोगे, तो ये बोलते हैं सारी मेटा डेटा, यानी इंफॉर्मेशन अबाउट द योर प्रोग्राम। ठीक है, in this section we are going to discuss important spring boot annotation that we will use later in this tutorial। हम लोग कुछ एनोटेशन के बारे में जिक्र करेंगे जिसको हम समझेंगे। ओके, तो पहला कोर स्प्रिंग फ्रेमवर्क एनोटेशन की बात कर रहा है, ये स्प्रिंग बोर्ड के बेसिक एनोटेशंस हैं जिनकी हम बात करेंगे। पहला, required, it applies to the bean setter method, it indicates the annotated bean must be populated at the configuration time with the required property, else throw a bean initialization exception। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जब भी तुम्हारी बीन इनिशियलाइज हो रही हो, यानी तुम्हारा प्रोग्राम इनिशियलाइज हो रहा हो, तो इन दैट पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि भैया तुम्हारी ये वाली बीन होनी ही होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया एट द रेट रिक्वायर्ड, जिसके अंदर कॉस्ट इंटीजर सेट हो रही हो, तो इसका मतलब ये है कि इस बीन में ये जब मशीन बीन इनिशियलाइज हो रही होगी तो इस वेरिएबल का होना कंपलसरी है, अन्यथा अगर ये नल होगा तो इसको साफ साफ बोल दो इनिशियलाइजेशन के टाइम के कि भैया बीन इनिशियलाइजेशन एक्सेप्शन फेंक दो, ताकि डेवलपर अभी के अभी सही कर ले, नहीं तो बाद में रन टाइम एरर आएगी। अब देखो दो तरीके की एरर्स होती हैं, मैं बताना चाहता हूँ इसको, मैं अलग से व्हाइट बोर्ड में डिस्कस करना चाहता हूँ। दो तरीके के नॉर्मली एरर्स होती हैं तुम्हारे प्रोग्राम में, या जब भी जावा की वर्ड में आओगे, दो होती है, दो तरीके के, चेक्ड होती है, एक अनचेक्ड होती हैं। तो इसने मतलब क्यों जोर दिया जा रहा है कि भैया पहले से ही एरर आ जाए, तो दो तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्सेप्शंस होती हैं, या एक्सेप्शंस की बात करें जावा में तो पहली होती है चेक्ड एक्सेप्शन यानी चेक्ड, सेकंड होती है अनचेक्ड। ठीक है, ये कैटेगरी आती है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, इसको बोला जाता है रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है,
तो इसमें क्या दिक्कत होती है, अगर इस तरीके की एरर्स आई तो तुम्हारा कंपाइलर आगे ही नहीं बढ़ेगा, यानी वहीं पे एरर फेंक देगा। जैसे हम बात कर रहे हैं कि इधर एक्सेप्शन फेंकने की बात कर रहे हैं कि भैया तुम्हारा प्रोग्राम लोड ही ना हो उससे पहले एरर आ जाए। ये तब होगा जब कोई घटना घटित होगी, तभी ये एक्सेप्शन आएगी, अदरवाइज बढ़िया तुम्हारी लाइफ चल रही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि 5 लाख विड्रॉ करो और तुम्हारे अकाउंट में है ही नहीं, तो ही ये एरर आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो इन तरीके के एरर्स को बोला जाता है चेक्ड अनचेक्ड एक्सेप्शन, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन लेफ्ट साइड हो गया, और रन टाइम एक्सेप्शन तुम्हारी राइट हैंड साइड हो गई है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, दूसरा एनोटेशन क्या होता है भाई, एक होता है ऑटो वायर्ड। ठीक है, स्प्रिंग बीन प्रोवाइड्स एनोटेशन बेस्ड ऑटो वायरिंग बाय प्रोवाइडिंग ऑटो वायर्ड एनोटेशन इट इज यूज्ड टू स्प्रिंग बीन ऑन अ setter method instance variable and constructor. When we use annotation, auto wired annotation, the spring boot container auto wires the bean machine data type. तो इसका मैं मतलब बताने की कोशिश करता हूँ फिर से अगेन। लेट्स क्लियर द कैनवस। देखो पहले क्या होता था भाई, तुम्हारी स्प्रिंग बूट में या स्प्रिंग के टाइम पे एक्सएमएल होती थी। ठीक है, ये तुम्हारी क्लास होती थी ए, जिसको किसी बीन बी की जरूरत होती थी। ठीक है, बीन क्या होती है, क्लास, अगेन क्लास होती है ये बीन। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत इन ये पहले एक्सएमएल बेट, यानी एक्सएमएल भी एक तरीका है मेटा डेटा का। तो इसमें क्या हुआ भैया, इन्होंने कह दिया कि बीन डेफिनेशन लिखी थी कि क्लास ए को जरूरत है क्लास बी की, और बी को इनिशियलाइज कर दो, लेट से इसके अंदर एक वेरिएबल इंटीजर है या एज है, जिसकी एज 20 भर दो। ठीक है, तो ये अवेलेबल रहती थी। हाँ, तो इस तरीके से इधर मैप हो जाती। लेकिन अब क्या किया गया है कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जब हम बात करें कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ऐप कॉन्टेक्स्ट या स्प्रिंग का इंजन समझ लो, या जो भी समझ लो ना हो समझ लो, वो क्या करता है, जितनी भी तुमने कॉन्फ़िगरेशन करी है, स्प्रिंग बीन में करी है या एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन बनी है, ये क्या करता है, सबको इनिशियलाइज कर देता है। यानी 1 2 3 4 5 सबको इनिशियलाइज कर दिया। एक बीन ये हो गई, दो बीन ये हो गई, तीन बीन ये हो गई, चार बीन ये, इस तरीके से इनिशियलाइज कर दिया। अब क्या करता है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहेंगे ऑटो वायर्ड। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ऑटो वायर्ड यानी हम एक्सप्लिसिटली नहीं बता रहे हैं कि क्या करो, ये अपने आप देखेगा जाके क्या मेरे नाम की एक कोई बीन पड़ी हुई है यहाँ पे, कहेगा अच्छा पड़ी हुई है, उठा लो, चिपका लो, एसोसिएट कर लो। दैट इज ऑल अबाउट द ऑटो वायरिंग। ऑटो वायरिंग मतलब स्वतः ही वायर कर लेना, अलग से वायर ना करना। पहले तरीका होता था एक्सएमएल बेस में, लेकिन ऑटो वायर्ड इज अ वाइट कॉमन थिंग, इट्स दैट यू हैव टू नो अबाउट इट। यानी ऑटो वायर का मतलब क्या है, जो भी स्प्रिंग बूट में या स्प्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में चीजें पड़ी होंगी, उसके अकॉर्डिंग वो देखेगा क्या मेरे अकॉर्डिंग कोई डेफिनेशन पड़ी हुई है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में, अगर पड़ी हुई है वहां से उठा लो और अपने अंदर इंजेक्ट करा लो। तो जितनी भी सर्विसेज होती हैं सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को फॉलो करती हैं, वो सब इसी तरीके से इनिशियलाइज की जाती हैं। देखो इस तरीके, देखो ऑटो वायर्ड पर्सन नाम को ये ऑटो वायर्ड कर रहा है। ठीक है, अब मैं दूसरा पढ़ता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन। इट इज ए क्लास लेवल एनोटेशन। ये बता रहा है ये जो एनोटेशन है, ये तुम्हारा जो एनोटेशन है, ये क्लास लेवल का है, यानी क्लास पे लगेगा हमेशा। द क्लास एनोटेशन विद द एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड बाय स्प्रिंग कंटेनर एज ए सोर्स ऑफ बीन डेफिनेशन। इसको बीन मतलब कि जितनी भी बीन होती हैं पहले एक्सएमएल में डिफाइन की जाती थी, लेकिन अब ज्यादातर ये कॉन्फ़िगर इधर डिफाइन की जाती है, क्लास बेस्ड करी जाती हैं। तो इसको, लेकिन इसको कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, यानी बताने के लिए कि जो जावा है तुम्हारी वो कॉन्फ़िगर्ड है, यानी इट्स इट्स स्पेसिफिकली फॉर द कॉन्फ़िगरेशन। यानी ये तुम्हारा स्प्रिंग का ही बेसिकली ये मतलब चीजें इनिशियलाइज करेगी और इन सब चीजों को ही फोकस करेगा, बाकी सब ये चीजें फोकस्ड नहीं करेगी। तो यानी जब भी तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कोई काम हो तो
ये अब मैं तुमको कंपोनेंट स्कैन बताने जा रहा हूँ। कंपोनेंट स्कैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर कोई हमको इमेज मिल जाती है तुम ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। कंपोनेंट स्कैन एंड इन स्प्रिंग, और लेट्स से कोई इमेज अच्छी सी मिल जाए तो बेहतर है। ओके, तो पहले मैं अपने लेवल पे बताता हूँ, फिर उसके बाद एक इमेज उठाएंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब देखो, मैंने बताया कि कॉन्फ़िगरेशन में तुम्हें कुछ कॉन्फ़िगरेशन यानी एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन या एट द रेट एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, जिसके अंदर हम लोग बीन की डेफिनेशन रखते हैं। ठीक है। तो यानी हम बीन्स को यानी जावा क्लासेस को इनिशियलाइज कर रहे हैं, सम हाउ वी आर इनिशियलाइजिंग ओवर देयर। ओके। लेकिन एक बहुत सारी जावा इन लोगों ने डिजाइन देखा कि बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो कि कॉमन है। फॉर एग्जांपल, हम लोग सर्विस लेयर डिजाइन करते हैं, बिजनेस लेयर डिजाइन करते हैं, डेटाबेस लेयर डिजाइन करते हैं, बहुत सारी पोजोस क्रिएट करते हैं, उनके हम तो ऑब्जेक्ट बनाते ही रहते हैं। तो क्या सबकी डेफिनेशन इसमें डालना अनिवार्य है? तो उन्होंने कहा नहीं, एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं कि इनको कैटेगराइज कर देते हैं। ये जानी जाती हैं स्टीरियो टाइप एनोटेशन। स्टीरियो स्पेलिंग में वजह मत जाना, स्टीरियो टाइप एनोटेशन। ठीक है। एनोटेशन, ये क्या एनोटेशंस होती हैं? इनको हमें क्रिएट नहीं करना पड़ता, यानी इनकी डेफिनेशन हमें मेटा डेटा में नहीं डालनी पड़ती है, ये स्वतः ही क्रिएट हो जाती हैं। कब? इनमें कुछ कॉमन एनोटेशन बताता हूं मैं, जैसे एट द रेट कंपोनेंट, ठीक है, एट द रेट सर्विस, ठीक है, एट द रेट कंट्रोलर, ठीक है, रेस्ट कंट्रोलर, ठीक है, रेस्ट कंट्रोलर, और इसमें होता है एक एट द रेट रिपोजिटरी जी, टोरी। ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी एनोटेशन, बीन भी इसी में आता है शायद। ठीक है। इस तरीके के जितने भी एनोटेशन होते हैं, इनको कहा गया है हमारे इतिहास में, या जो स्प्रिंग बूट का इतिहास है, इसको कहा गया है कि भाई ये जो कैटेगरी है ये तुम्हारी स्टीरियोटाइप एनोटेशन कहलाती है। लेकिन अब ये बताओ, प्रॉब्लम तो ठीक है, ये बना दिया, अच्छी बात है। अब हमारे स्प्रिंग को कैसे पता चलेगा भैया कि ये जो एनोटेशन है हमको इसको इनिशियलाइज करके अपने पास रखना है? इसको तो नहीं पता कोई इन्फॉर्मेशन। तो इसके लिए क्या एक एनोटेशन का इस्तेमाल होता है, ये कहता है एट द रेट कंपोनेंट स्कैन, कंपोनेंट स्कैन। ठीक है। और इसमें जो पैरामीटर पास किया जाता है, ये पास किया जाता है बेस पास, यानी पैकेज पास किया जा सकता है। पैकेज, पैकेज क्या होता है तुम लोगों को पता ही है, जावा का फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। अब इसके अंदर ये जहां अपनी भी लोकेशन दे दी, फॉर एग्जांपल हमने दे दिया com.ibm, ठीक है, या कुछ दे दिया ऐसे करके, तो इसके अंदर के जहां जहां पे भी ये वाले तुम्हें एनोटेशन मिलेंगे, उसकी एक एक प्रति बना लेगा। ठीक है। सब तरीके की एक, और ये सारी की सारी डाल देगा जाके स्प्रिंग कंटेक्स्ट को, यानी स्प्रिंग इंजन के पास। तो वो सारी चीजें उसके पास अवेलेबल हो जाएंगी। अब ये कहेगा अब मैं हीरो हो गया हूं, अब मैं चीता हो गया हूं, और मेरे पास सब चीज अवेलेबल है। ठीक है। तो इसी बेसिस पे अगर हम तुमको एक इमेज के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करेंगे। लेट्स क्लियर दिस कैनवास अगेन and let me put this image and let's see. Okay, ये बता रहा है कि भैया इस देखो, स्प्रिंग जावा कॉन्फ़िग कंपोनेंट स्कैन, it will cause the spring to scan the package, for example com dot example, and will discover being annotated with the at the rate component। ठीक है। जित कंपोनेंट या अदर स्टीरियोटाइप, जो मैं बता रहा था स्टीरियोटाइप एनोटेशन। ठीक है। ये एक्सएमएल में अगर डिफाइन कर रहे हो तो इस तरीके इसका भी इसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज जो एनोटेशन बेस्ड होते हैं वो उसका ये एनोटेशन होती है भाई, इस फोल्डर के अंदर जितने भी एनोटेशन तुम्हें मिलेंगे उसको स्कैन कर लेगा। क्या क्या स्कैन करेगा? इतने टाइप के स्कैन करेगा। ठीक है। यहाँ पे स्कैन करते ही, जैसे माई बीन, ठीक है, माई बीन टू, ठीक है, इंजेक्ट अदर बीन्स जस्ट लाइक बिफोर, ठीक है, ये सब कर कुरा के
अपने पास धर लेगा। ठीक है, डिक्लेयरिंग द बीन कंपोनेंट विच हैज टू बी स्कैन वी कैन यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, वी कैन यूज मोस्ट ऑफ द एनोटेशन विच वी यूज विद द बीन मेथड्स। ठीक है, ये सब चीजें हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ चला गया अपना ये। हाँ, तो कंपोनेंट स्कैन के बारे में समझा दिया। बीन क्या होता है? इट्स ए मेथड लेवल एनोटेशन। ये एक मेथड लेवल एनोटेशन है। इट इज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ द एक्सएमएल बीन टैग। पहले हम लोग एक्सएमएल में बीन डेफिनेशन इनिशियलाइज करते थे, लेकिन चीजें जैसे कि बढ़ रही हैं, अब सिर्फ क्लास बेस्ड में ही एनोटेशन डिक्लेयर किए जाते हैं, तो एट द रेट बीन का इस्तेमाल होता है। इट टेल्स द मेथड टू प्रोड्यूस ए बीन टू बी मैनेज्ड बाय द स्प्रिंग कंटेनर। इट टेल्स मेथड, ये मेथड को बताता है, टू प्रोड्यूस बनाने के लिए एक बीन, टू बी मैनेज्ड बाय द स्प्रिंग कंटेनर, स्प्रिंग कंटेनर के द्वारा मैनेज किए जाने के लिए ये मेथड को बताता है भैया एक बीन को प्रोड्यूस करो। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई सवाल जवाब करने हैं तो पूछ सकता है। हाँ, कंपोनेंट स्कैन बताया तो यार भाई। कंपोनेंट स्कैन क्या करता है? कंपोनेंट स्कैन, ये मैं यही तो चर्चा कर रहा था। कंपोनेंट स्कैन क्या करता है? इस फोल्ड, देखो ये कंपोनेंट स्कैन दिख रहा है, ये कंपोनेंट स्कैन दिख रहा है। ये क्या करेगा? तुम्हारा जो भी जावा का स्ट्रक्चर है, यानी जो भी तुम्हारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर फाइंड आउट करेगा। कहाँ पे फाइंड आउट करेगा? इस फोल्डर के अंदर फाइंड आउट करेगा, और उसको जितने भी इस टाइप के एनोटेशंस मिल जाएंगे, उनकी एक एक कॉपी इनिशियलाइज करेगा। सब सब क्लास के ऊपर ये कोई ना कोई एनोटेशन लिखा रहेगा, एक लिखा रहेगा कंट्रोलर, रिपोजिटरी, सर्विस, ये कुछ ना कुछ लिखा रहेगा। इस सब की एक एक कॉपी बनाएगा और अब कंटेक्स्ट यानी इंजन के पास रख लेगा। ठीक है, R1 R2 R3 इस तरीके से रख लेगा, और जब कहाँ जहां जरूरत होगी वहां पे वो फिट कर देगा। नहीं समझ में आया? उस पे बोलो तो सबको सुनाई देगा। अनम्यूट कर लो। स्कैन करके अपने पास रख लेगा वो। हाँ। उसके बाद क्या करेंगे? अगर हमको कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे? ओके, गुड क्वेश्चन। ओके, सो मैंने तुमको बताया था अभी ऑटो वायर के बारे में। ठीक है, अब मान लो तो सपोज दैट हमने कहा कि एट द रेट कंपोनेंट स्कैन, इसने कहा कि स्कैन कर लिया, स्कैन करके अपने डब्बे के पास रख लिया। ठीक है, अब सबके ये सब ऑब्जेक्ट हैं जो स्कैन किए हुए रखे हुए हैं, यानी ये सब तुम्हारे हैं। ठीक है, अब हमारा एक क्लास चल रही है जिसका नाम है ए। ठीक है, ए को जरूरत है बी की, बी के ऊपर लगा था कंपोनेंट स्कैन, तो इसने देखा बी तो पहले से इनिशियलाइज धरा हुआ है, तो तुम यहाँ पे लिखोगे एट द रेट ऑटो वायर्ड, तो ये बीन यहाँ से बी से आके यहाँ पे चपक जाएगी। तो कंपोनेंट स्कैन क्या जरूरत है? हम सीधे सीधे अगर हमको बी चाहिए तो हम बी पे जाके कंपोनेंट लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पे ऑटो वायर कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, होल्ड ऑन। तुम्हारा तुम्हारा सवाल ये है कि भाई तुमने कहा कि भाई हम सीधे ऑटो वायर्ड कर देते हैं, ठीक है ना? लेकिन पॉइंट ये है कि ऑटो वायर, ऑटो वायर तभी भाई ऑटो वायर किस चीज के लिए ऑटो वायर? ये ऑटो वायर का सिर्फ मतलब इतना है, अभी सपोज मैं ऑटो वायर लिखता हूँ और बीन लिखता हूँ, तो ये क्या करता है? ये जाता है दुकान में, किसकी दुकान में? कहता है स्प्रिंग की दुकान पे। ठीक है, स्प्रिंग के कॉम्प्लेक्स की दुकान में। अब कहता है कि मान लो बी, यहाँ पे तुमने कह दिया ऑटो वायर, तुम कह रहे हो सीधे लिख दिया, उसकी जरूरत ही क्या है? तो तुमने कहा कि भैया यहाँ पे जाओ, यहाँ पे तो है ही नहीं। अब ये दुकान में ये माल कहाँ से भरेगा? ये माल भरेगा डेफिनेशन से। पहले तरीका होता था एक्सएमएल से भरने का, बाकी जितनी नॉर्मल बीन से डेफिनेशन है एक्सएमएल या बीन से तुम भरोगे, एट द रेट बीन एनोटेशन से भरोगे। ठीक है, यहाँ से पे जितनी डेफिनेशन है, यहाँ से जितनी डेफिनेशन है, या उड़ के चली गई यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने तुमको बताया कंपोनेंट स्कैन एक चीज होती है जो क्या करती है। स्कैन मतलब समझते हो? ये बिना कुछ करे, यहाँ बिना डेफिनेशन डाले हुए एक पर्टिकुलर फोल्डर को स्कैन करेगी, यानी एक एक फाइल को चेक करेगी जाके उस पर्टिकुलर पे में, और जिसमें जिसमें भी एट द रेट कंपोनेंट मिलेगा, मैं तुमको प्रोजेक्ट में जब मिलेगा ना तब दिखाऊंगा, ज्यादा सही समझ में आएगा। एट द रेट कंपोनेंट मिलेगा, या एट द रेट रिपोजिटरी मिलेगा, या एट द रेट सर्विस मिलेगा, उन सबको मार्क करके यहाँ पे रख लेगा और फिर यहाँ पे जाकर दुकान में डाल देगा।
अब जब तुम @ऑटो वायर करोगे तो दुकान में जाके अवेलेबल रहेगी। नहीं समझ में आया? हाँ, कंपोनेंट स्कैन जरूरी नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स जरूरी नहीं, ये एक सुविधा सुविधा के लिए लगाया गया है। सुविधा के लिए क्या लगाया गया है? अगर तुम्हें कंपोनेंट स्कैन नहीं करते तो उसके ड्रॉबैक में बताता हूँ क्या होते हैं। अगर तुम कह रहे हो कि चलो हम कंपोनेंट स्कैन हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड और जायज है, और मैं तुम्हारा अप्रिशिएट करता हूँ कि तुमने इस तरीके से सवाल पूछे। तो अगर तुम बोलते हो कि हम कंपोनेंट स्कैन नहीं लगाएंगे तो उसके ड्रॉबैक क्या है, तो सपोज दैट मेरी एक रिपोजिटरी लेयर है, एक सर्विस क्लास है, और एक कुछ और क्लास है। मान लो पुराने तरीके से हम बोलते तो मैं एक एक्सएमएल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते थे, ठीक है। इसमें ये वाली इंफॉर्मेशन लिखते भैया, ये और ये, ठीक है। अब ऑटो वायर करते, चलता बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन मान लो ये 1000 क्लासेस हैं, ये 1000 क्लासेस हैं, ये 1000 क्लासेस हैं, ठीक है। हो गई 3000 क्लासेस। तो यहाँ पे कितने लाइन हो गई? 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, ठीक है, हो गई 3000 लाइनें। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मैं एक अच्छा तरीका देता हूं करने का। इसको क्या करता हूं, तुम खाली कुछ मत करो, यहाँ डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, ये तो कॉमन है ना। मोस्टली जो प्रोजेक्ट में कॉमन चीजें चल रही है, तो इसमें करो कि भाई रिपोजिटरी लगा लो सब में, या कंपोनेंट लगा लो। तुमको यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, हम कंपोनेंट स्कैन करेंगे, कहेंगे स्कैन करो। कहाँ पे स्कैन करो? इस फोल्डर स्ट्रक्चर में जाके स्कैन करो, ये जहां जहां फाइलें रखी हैं वहां पे जाके देख लो, और पढ़ो जाके वहां पे कि भैया कौन कौन सी फाइल जो रखी है वहां पे तुम्हारा कंपोनेंट स्कैन लगा हुआ है, ठीक है। जहां जहां लगा हुआ है उसकी उतनी कॉपी इनिशियलाइज करो और यहाँ पे जाके डाल दो, ठीक है, डेफिनेशन में डाल दो। इस डेफिनेशन को उठा के फिर स्प्रिंग एप्लीकेशन कंटेक्स्ट अपने पास रख लेगा, और फिर वो अवेलेबल रहेंगी फॉर द यूज ऑफ द अदर एप्लीकेशन। कुछ समझ में आया? कुछ लिंकिंग क्रिएट हो रही है? चलो मैं एक बार फिर और लास्ट प्रयास करता हूँ, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सवाल क्या है, पूछो ना। ऑन कर लो। हम कंपोनेंट स्कैन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बी है और एक ए है, ठीक है। हमको चाहिए बी का मैटर ए में, बी डिपेंडेंट है, ए डिपेंडेंट है बी पे, ठीक है। तो बी पे हमने कंपोनेंट लिख दिया @कंपोनेंट, ठीक। ए पे हमने ऑटो वायर कर दिया, तो अपने आप ले लेगी उसको। दैट्स योर कंफ्यूजन, इट्स नॉट बाय डिफॉल्ट अवेलेबल। तुम बोल रहे हो कि अगर ए हमारे पास क्लास है और एक बी है हमारे पास क्लास, और अगर हम बी को @ऑटो वायर्ड कर देते हैं, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग शायद यही है कि बाय डिफॉल्ट अवेलेबल हो जाती है, राइट? या इज दिस योर अंडरस्टैंडिंग? हाँ, तो ये सही नहीं है। पहले तो ये अगर अंडरस्टैंडिंग है, ये सही नहीं है, इट्स रॉन्ग थिंग। ठीक। अरे भैया, ये तुम्हारा भी यार 40 मिनट का ही है क्या? कंपनी उन लोगों को फ्री वाला दिया है क्या तुमको? मनप्रीत, हे मनप्रीत। Yes, sir. I don't know about that. This is I just get message. They time increase the time. I think so. We have removed 40 minutes. But I think they increase the automatic time. ओके, ठीक है, हाँ, अगर नहीं क्लोज होते चलिए, ठीक है। बट इस वाज अ नाइस डिस्कशन। ठीक है, देखो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऑटो वायर कर दिया तो ये अवेलेबल हो जाएगा, राइट? ये अंडरस्टैंडिंग है। ये ट्रू नहीं है। इसके लिए एक और काम करना पड़ता था तुम्हें, कि सिर्फ इतना ही नहीं है, तुम्हें एक्सएमएल में, मैं एक्सएमएल के थ्रू इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग को फार्म में दीजिए अंडरस्टैंडिंग कि तुम्हें क्या करना पड़ता था, बीन बी की डेफिनेशन डालनी पड़ती थी, तब ये पढ़ा जाता था स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट के द्वारा, स्प्रिंग एप्लीकेशन, एंड देन ये तुम्हारी दुकान में अवेलेबल होती थी, और तब तुम यहां से जाके लिंकिंग करते थे। Actually, man, this is not the direct linking that you are thinking about. This is not true. This definition is present over here, which is read by an application context, and then it is available to shop. Okay, and then it is going to be injected. तो पहले तो ये अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है तो ये गलत अंडरस्टैंडिंग है कि डायरेक्ट अवेलेबल है, ठीक है।
तो अब यहीं से कंपोनेंट स्कैन, खाली जो कंपोनेंट स्कैन काम बचा रहा है वो तुम्हारा ये वाला पार्ट बचा रहा है. You need not to explicitly write the definition in the XML file or in the configuration file. This is the task which is removed by the component scan. अभी कोई confusion? नहीं, still like auto मतलब that has no more idea is that has to be present over here. And how we are going to present over here, that's depend upon the case by case. ये तुम चाहे XML के थ्रू करा दो. हाँ, exactly. If you are not getting the components, if you are not providing the definition, then you have to do two things. First, @component scan, and bean above the bean you have to define @component. There are the stereotype annotation, 5-6 कैटेगरी के annotations हैं, उनको उनमें से एक, जैसे @repository हो गया, @service हो गया, इनमें से कोई भी कैटेगरी का होगा, ये समझ लेगा कि भैया इसको डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, इसको सॉप में ले चलो. समझे? और सॉप से फिर वो अवेलेबल रहेगा बाकी सब चीजों के यूज के लिए. गॉट इट? मतलब समझा नहीं? बताया ना, 4-5 कैटेगरी है. मतलब स्टीरियोटाइप एनोटेशन, उस ग्रुप को कहा गया है स्टीरियोटाइप एनोटेशन. जिस ग्रुप के एनोटेशन को कंपोनेंट स्कैन कर सकता है, उस ग्रुप के एनोटेशन को कहा गया है स्टीरियोटाइप एनोटेशंस. गॉट इट? ओके. तो आई होप कि यहाँ पे अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. अगर है तो फिर क्रॉस क्वेश्चन, और मैं चाहता हूं ये डिबेट हो, तभी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. नो क्वेश्चन इज द सिली क्वेश्चन. इफ यू डोंट कंफ्यूज्ड, तो यानी तुम्हें अभी सही से या तो समझे नहीं आ रहा है, या तो कोई तुम्हें लेने देना नहीं है. सीधी सी बात. आई रियली लाइक द डिस्कशन. क्यों भाई? So what do you think, we can create small project for these things? Yeah, definitely. That's why I'm just going through small by small, piece by piece cases. Definitely we are going to create all the projects, but let's go slowly, and because the concepts are more important, Manpreet. If you don't understand the concept, there is no meaning of the projects, right? Understood. Yeah. That's why I wanted this debate. Otherwise you will not able to understand what the things are going behind the scene. ठीक है. तो इसने बोला जैसे कंपोनेंट, देखो बोला कंपोनेंट, ये अलग स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्टीरियोटाइप एनोटेशन, ये जितने भी ये टाइप के कैटेगरी के एनोटेशंस होंगे, इनको पढ़ लेगा तुम्हारा कंपोनेंट स्कैन. देखो एक होता है कंपोनेंट, तो इसको बोलते हैं इट इज ए क्लास लेवल एनोटेशन. इट इज यूज्ड टू मार्क क्लास एज ए बीन. इसका काम केवल होता है क्लास को एज ए बीन ट्रीट कर देना. ठीक है. ए जावा क्लास एनोटेटेड विद, पता नहीं आगे क्या मीटर गिर गया, जो भी है, is found during the class path. The Spring framework pick up and configure it in the application context as a Spring Bean. ठीक है. जो भी इस तरीके से उसको पकड़ लेगा और अपनी दुकान में जाके धल लेगा. ठीक है. इसी तरीके से @controller is a class level annotation. It is a specialization of the @component. It marks a class as a web request handler. ठीक है. ये वेब रिक्वेस्ट हैंडलर के तरीके से ट्रीट होता है. इट इज ऑफन यूज टू सर्व द वेब पेजेस. अब हम लोग इसको ज्यादातर यूज नहीं करते क्योंकि स्प्रिंग बूट में यूज नहीं होता है. बाय डिफॉल्ट इट रिटर्न्स ए स्ट्रिंग दैट इंडिकेट्स व्हिच राउट रीडायरेक्ट. इट इज मोस्टली यूज द रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशंस. ये हम लोग मोर डिटेल में जब करेंगे तब उसको हम लोग कवर करेंगे. ठीक है. @controller, @request mapping. ठीक है. ये सारी चीजें हैं, ये हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे. भाई @request mapping का क्या मतलब है, इसके अंदर जो पाथ लिखा है इसका क्या मतलब है, गेट पोस्ट पुट क्या होते हैं. ठीक है. इन लोगों को हम लोग जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो उस चीजों को डिस्कस करेंगे. अभी हम लोग फोकस करते हैं ये खाली @service. इट इज ऑल्सो यूज्ड एट द क्लास लेवल. इट टेल स्प्रिंग दैट द क्लास कंटेन ए बिजनेस लॉजिक. जहां पे बिजनेस लॉजिक लिखा जाता है, ऐसी क्लासेस को हम लोग सर्विस क्लासेस बोलते हैं, और ये भी स्टीरियोटाइप एनोटेशंस का एक प्रकार है.
रिपोजिटरी लेयर, जहां पे भी हम लोग डेटाबेस में कुछ घुसेड़ते हैं या वहां से कुछ निकालते हैं, ऐसी लेयर यानी ऐसे कैटेगरीज को हम लोग रिपोजिटरी कहते हैं। इट इज ए क्लास लेवल एनोटेशन। द रिपोजिटरी इज ए डाओ, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट दैट एक्सेस द डेटाबेस डायरेक्टली। द रिपोजिटरी डज ऑल द ऑपरेशन रिलेटेड टू द डाटाबेस। ठीक है, जितने भी होते हैं सारे ऑपरेशन करती है। अब बात पढ़ते हैं, स्प्रिंग बूट की कुछ एनोटेशंस की बात करते हैं। इसमें एक है इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ठीक है, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ये क्या करता है? इट ऑटो कॉन्फ़िगर द बीन दैट इज प्रेजेंट इन द क्लास पाथ एंड कॉन्फ़िगर इट टू रन द मेथड। द यूज ऑफ द एनोटेशन इज reduced in the Spring 1.2.0 release because the developer provides an alternative of the annotation, that is Spring Boot annotation. तो ये मतलब ये डायरेक्टली नहीं, अब इनडायरेक्टली यूज होता है। इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, मैंने बताया था कि स्प्रिंग बूट इज कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉब्लम है। ये मतलब मान्यताओं को, यानी जो पहले से चला चला आ रहा है उसी चीज को ही उसी चीज को इनिशियलाइज करता है। लेकिन इसको पता कैसे चलता है कि भैया हमें क्या करना है? तो उसके बेसिस पे क्या होता है, ये एक एट द रेट इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, यानी ये कर देता है। एक एनोटेशन यूज होती है इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या करता है, तुम्हारे क्लास पाथ, क्लास जब मैं बोलता हूँ क्लास पाथ, तो इसका मतलब होता है तुम्हारा प्रोजेक्ट जहां पे धरा हुआ है, ये सबको पढ़ता है। ठीक है, उससे एक बढ़िया सा मतलब निकालता है कि भैया अगर तुम ये मान के चलता है कि अगर तुमने H2 डेटाबेस लगाया है या उसकी डिपेंडेंसी लगाई है तो तुम उसका यूज करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये कॉन्फ़िगरेशन जनरेट कर देता है। अगर तुमने MySQL की डिपेंडेंसी लगाई है तो इसका मतलब तुम MySQL का डेटाबेस यूज करने जा रहे हो। अगर एम्बेडेड टॉमकैट लगा हुआ है तो ये मान के चलता है कि तुम इसको 8080 पोर्ट पे एक्सपोज करोगे। तो ये क्या करता है, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इस पाथ पे जाता है, देखता है कौन कौन सी क्लास पाथ पे है, उसके अकॉर्डिंग इसकी कहीं डेफिनेशन स्टोर होती है कि भाई कौन सी क्लास प्रेजेंट हो तो क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग एक तुम्हारी एप्लीकेशन के लिए कॉन्फ़िगरेशन जनरेट करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं इस पे। ओके तो अब देखो, अब इन सबको छोड़ के एक नया एनोटेशन आ गया है जो अब ही सब तुम लोग ने देखा भी होगा। यहाँ पे अगर इसको बात करें कि इस ये कहाँ चला गया अपना प्रोजेक्ट, यस दिस वन, ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। अगर इस पे हम कंट्रोल पे जाके क्लिक करें तो ये, अरे अटैच सोर्स डाउनलोड नहीं कर पाएगा क्या? ठीक है, बाद में देखेंगे। हाँ तो क्या, देखो ये जो है ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है स्पेसिफिकली, स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एंड कंपोनेंट स्कैन। ये देखो यहाँ पे सब चल रहा है। तो यानी इन तीन को एक साथ लिख दो या इसको अकेले लिख दो, बात बोल गुई बराबर है। ठीक है, तो ये तीन काम करेगा। पहले तो कंपोनेंट स्कैन करेगा, है ना, स्प्रिंग बूट के जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको करेगा, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करेगा, और जहां जहां कंपोनेंट स्कैन है वहां वहां कंपोनेंट स्कैन कर देगा जाके। तो देखो यही यही सब ये चीज बता रहा है भाई। स्प्रिंग बूट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इज ए combination of the three annotation: enable auto configuration, component scan and configuration। तीन नोटेशंस का ये कॉम्बिनेशन है। ये सारे वो काम करता है जो ये तीनों मिलके करते हैं। ठीक है, अब स्प्रिंग बूट एमवीसी एंड द रेस्ट एनोटेशन, यानी ये दो एनोटेशंस हैं, मतलब दो कैटेगरी के एनोटेशंस हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। एक रिक्वेस्ट मैपिंग होता है, इट इज यूज्ड टू मैप अ वेब पेज रिक्वेस्ट। इट हैज अ मीनिंग many optional element like consume, header, method, name, params, path, produce and value. We use it with the class as well as the method। ठीक है, तो हम लोग ने जैसे देखा होगा, तुम लोग जो हेलो हमने लिखा था,
ठीक है, तो यानी तुम्हारी एप्लीकेशन कैसे एक्सेस करी जाएगी, किस तरीके से एक्सेस करी जाएगी, उसकी जो डेफिनेशन है वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो यानी रिक्वेस्ट मैपिंग, जैसे अगर हमने यहाँ पे क्या लिखा था भाई कि रिक्वेस्ट मैपिंग कहाँ गया, एप्लीकेशन विवेक जो कंट्रोलर हमने बनाया था इसके अंदर रिक्वेस्ट मैपिंग लिख दिया, हमारी एप्लीकेशन हेलो से एक्सेस करी गई थी। इसी तरीके से हम लोग मल्टीपल मेथड्स लिख देते हैं और उसी तरीके से अब एप्लीकेशन यूज होती है। धीरे धीरे जीवन में उत्थान हुआ। तो अब हम लोग को एक बार और बताना चाहते हैं, अब यहाँ पे जब गेट पोस्ट पुट ये सब आ गए हैं तो हम तुमको एक और चीज बताना चाहते हैं, इसका मतलब क्या होता है आगे बढ़ने से पहले। जब भी तुम्हारा कोई ये बंदा होता है जो एक्सेस कर रहा होता है सर्वर को, जो HTTP प्रोटोकॉल से एक्सेस करता है या HTTPS से करता है, ठीक है, ये दो तरीके से कर सकता है भाई, मतलब बल्कि कई तरीके होते हैं। इसमें के साथ एक रिक्वेस्ट के साथ एक और चीज आती है कि किस तरीके से वो एक्सेस कर रहा है। तो इसमें 4-5 मेथड्स होते हैं। एक होता है गेट, GET गेट, एक होता है पोस्ट, एक होता है पुट, एक होता है डिलीट, ठीक है, और होता ऑप्शन भी है, ऑप्शन, और एक होता है पैच, PATCH पैच। हम इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि यही मुझको पता है, हालांकि इनको हम कभी एक्सप्लोर नहीं किया। देखो तुम बैकग्राउंड बिहाइंड द सीन कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करो, ये शिष्टाचार की कैटेगरी में आता है, जिसको बोलते हैं ऑट टू कैटेगरी में। शिष्टाचार की मतलब क्या होता है, हमें माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है, हमें गुरुजनों की इज्जत करनी चाहिए, हमें बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। अगर तुम इज्जत नहीं करोगे तो कोई ऐसा नहीं जेल में डाल देगा, ठीक है, मतलब लेकिन जब तुम अपनी एप्लीकेशन बना रहे हो तो यानी ये तुम्हारी शिष्टाचार की कैटेगरी में है। तो इस ऑपरेशन को जो यूज किया जाता है वो तुम जब भी कभी अपना डेटा सिर्फ रीड कर रहे होगे, यानी रीड, यानी जब तुम अपना रिकॉर्ड रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, यानी उसमें कोई मैनिपुलेशन या कोई डाटा लिखने का काम नहीं कर रहे हो, इस तरीके का काम नहीं कर रहे हो, तो उस परिस्थिति में हम लोग इसको रीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, हम लोग लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रीड कर रहे हैं, उस परिस्थिति में हम लोग गेट का ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। पोस्ट, जब हम कोई स्टूडेंट नया ऐड कर रहे हैं, यानी अपडेट, अपडेट यानी कोई नया रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं, इंसर्ट, इंसर्ट कोई हम नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, उस काल परिस्थिति में जो हम लोग मेथड का इस्तेमाल करेंगे वो हम पोस्ट का करेंगे, ठीक है। अगर हमें कोई इंसिस्टिंग, फॉर एग्जांपल हमने कोई रोल नंबर डाल दिया था या सैलरी डाल दी थी वो गलत थी, उसको हमको अपडेट करना है, तो उस काल परिस्थिति में हम पुट का इस्तेमाल करेंगे, पुट का, ठीक है। और कोई स्टूडेंट जो नालायक था उसको मुझे निकालना है इस ग्रुप से, उसको हम क्या करेंगे भाई, डिलीट का ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे कि भाई उसको डिलीट कर दो, ठीक है। ऑप्शन और पैच फिर कभी डिस्कस करेंगे, वो मुझको भी, पैच मतलब होता होगा कुछ पैचिंग काइंड ऑफ स्टफ, बट दीज आर द, तुम इम्प्लीमेंटेशन में कुछ भी कर सकते हो लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है, कोई तुमको मना नहीं करेगा, मतलब कोई, मतलब इन सब तुम्हारा मैनेजर मना कर सकता है लेकिन एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट इस तरीके के ऑपरेशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है या फ्रेमवर्क रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, बट हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। अब इस कहानी को आगे बढ़ते हैं और समझते हैं भाई क्या बोला इसने। तो गेट मैपिंग बाय डिफॉल्ट, जब मैं बोल रहा हूं पहले क्या होता था, हाँ एक मैं और चीज बता दूं कि रिक्वेस्ट मैपिंग में पहले क्या होता था, सिर्फ रिक्वेस्ट मैपिंग यूज होता था, रिक्वेस्ट मैपिंग, और इसके अंदर मेथड पास किया जाता था कि भैया मेथड इज इक्वल टू गेट या पोस्ट या पुट या जो भी है। अब इन्होंने क्या किया, एडवांस कर लिया, इन्होंने कह दिया रिक्वेस्ट मैपिंग है गेट मैपिंग कर दो, यानी गेट मैपिंग का मतलब गेट मेथड यूज हो रहा है, एट द रेट पोस्ट मैपिंग मतलब पोस्ट मेथड यूज हो रहा है, एट द रेट पुट मेथड, पुट मैपिंग मतलब पुट मेथड यूज हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब ये है, ठीक है। ओके सर जी, अब आगे आ जाते हैं। गेट मैपिंग, it maps the HTTP GET request on a specific header method it used to create a web service endpoint that fetches it used instead of using request mapping।
देखो रिक्वेस्ट मैपिंग ये देखो इस तरीके से कर सकते थे पहले, तुम इसका इस्तेमाल या इसका इस्तेमाल दोनों बराबर हैं। इसी तरीके से method equals to request method dot post is equivalent to post mapping. Similarly, request mapping method is equals to post request method dot put is equals to put mapping. Similarly, delete mapping is equals to delete mapping. ठीक है? Patch it maps the HTTP patch request on a specific handler method it is used instead of using. तो सेम चीज है भाई रिक्वेस्ट बॉडी। रिक्वेस्ट बॉडी का मैं बताता हूं भाई क्या होता है। ओके, it used to bind the HTTP request with an object that matches the parameter internally used by the HTTP। अब मैं इसका एक मतलब बताने की कोशिश करता हूं कि रिक्वेस्ट बॉडी क्या करता है, इसका इस्तेमाल क्या होता है। रिक्वेस्ट बॉडी की कोई इमेज मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। request and body। ओके मैं थोड़ा सा एक बार बताने की कोशिश करता हूँ रिक्वेस्ट बॉडी का कहाँ इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल मतलब तुम्हें डेटा भेजना है। डेटा भेजना है किसने, स्टूडेंट का भेजना है स्टूडेंट। ठीक है, अब इसका रिकॉर्ड कैसे भेजोगे, एक जेसॉन फॉर्मेट भेजोगे। आईडी भेजोगे, वन है, नेम भेजोगे जो कि कुछ वेंकी टाइप का है लड़का है ना, और या फिर सैलरी भेजोगे या कुछ मतलब मार्क्स भेजोगे टोटल। ठीक है, ये इस तरीके से भेजोगे। ठीक है, मार्क्स लेट्स से 24। ठीक है, अब इसको नेटवर्क के ऊपर भेजोगे, यानी तुम नेटवर्क पे भेजोगे जेसॉन बॉडी या बॉडी के रूप में भेजोगे। स्प्रिंग क्या करेगा, एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी अगर तुमने कर दिया रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है, और तुमने मॉडल ऑब्जेक्ट बनाया, यानी तुमने एक स्टूडेंट अपना बना रखा होगा यहाँ पे क्लास। ठीक है, जिसके अंदर आईडी होगी, नेम होगा या कुछ इंफॉर्मेशन होगी। वो क्या करेगा, इसको ये रिक्वेस्ट बॉडी ये वाली इंफॉर्मेशन इसके अंदर फीड करके इसका एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करके तुमको डायरेक्टली दे देगा, जिसको तुम लोग यूज कर पाओगे। ये तुम्हें ऐसे हो सकता हो अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब तुम एक्चुअली करोगे तब तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। मैं एक इमेज के माध्यम से समझाने को कोशिश करूंगा अगेन। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अगर एम्प्लॉय का डेटा भेजा जा रहा होता, जो एक एम्प्लॉय EMPLOYE एम्प्लॉय का डेटा अगर मान लो तुमको सेंड किया जा रहा होता ओवर द नेटवर्क और इस कॉल के थ्रू एम्प्लॉयज में आ रहा होता जो कि पोस्ट मैपिंग होती, तो ये तुम्हें क्या करता कि एग्जैक्टली इसमें अपने आप मैप हो जाएगा। मतलब कि वो क्या कर लेगा, देख लेगा इस एम्प्लॉय के डिटेल में जाएगा, DTO में जाएगा, देखेगा क्या क्या वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एज है, आईडी है, नेम है, क्या क्या चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंग यहां से वो डेटा निकालेगा, इस ऑब्जेक्ट में भर देगा और तुम्हें इसमें पहले ही मिल जाएगी। तो दैट इज द यूज ऑफ एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी एट्रीब्यूट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट कॉमनली तुम देखोगे जब भी तुम्हारे एक से ज्यादा यानी चंक्स में डेटा भेजा जा रहा होगा, यानी एज ए पूरा जेसन फॉर्मेट भेजा जा रहा होगा, तो तुम इसी को रिक्वेस्ट बॉडी को ही यूज करते हुए पाओगे। ठीक है, यानी कुल मिला के एज ए बंडल तुम्हें कोई डेटा रिसीव करना है, जिसका वही तरीका है कि रिक्वेस्ट बॉडी का इस्तेमाल करोगे। बूझे? कोई सवाल जवाब इस पे है? हाँ, करने में थोड़ा वो समझ में आएगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट बॉडी वही काम करता है। रिस्पॉन्ड बॉडी इट बाइंड्स मेथड रिटर्न वैल्यू टू रिस्पॉन्स बॉडी, इट टेल स्प्रिंग फ्रेमवर्क टू
सीरियलाइज रिटर्न ऑब्जेक्ट इनटू जेसन, और जो हम लोग रिस्पॉन्स बॉडी क्या करते हैं भाई, रिस्पॉन्स बॉडी का भी देख लेते हैं नोटेशन अगर कोई होगा। अभी जैसे धीरे धीरे जब करोगे ना रिस्पॉन्स, अभी तो सब डेफिनेशन चल रहा है। रिस्पॉन्स बॉडी किस बॉडी, ओके, बॉडी पेशेंट्स। ठीक है, बाकी अभी रिक्वेस्ट बॉडी, रिस्पॉन्स बॉडी, पाथ वेरिएबल, ये यहाँ से फिर मैं कल कवर करूंगा, है ना, रिस्पॉन्स बॉडी से, है ना, रिस्पॉन्स बॉडी के आगे से मैं ये सब कल चीजें आगे कवर करूंगा, और फिर उसके बाद हम लोग डिटेल में चीजें जाएंगे। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एंड इसको अभी मैं अभी अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है, चलो, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई जवाब? No, sir. Just a small thing. So when we go to like any project, just let us know how is work properly. You know, we Yeah, sure, understand sure. theory, देखो but देखो, नहीं, मैं हम लोग एक काम कर रहे हैं अभी, देवर्षि का एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है। ठीक है, ठीक है। जैसे ही है उसकी जो कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट है हम लोग रात में सेट करेंगे। ये बताओ कि तुम इंडिया टाइम में कितने घंटे पहले अवेलेबल हो जाते हो, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि टाइम की अवेलेबिलिटी हम लोग टाइम फिक्स नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारी वजह से लेट करते हैं। तो नहीं, इंडिया, मैं, हाँ, मतलब मैं सुबह आप मतलब लीजिए 7 से लेके रात के 12 बजे तक जागता हूँ सर। नहीं नहीं, मैं पूछो इंडिया टाइम में, अभी जैसे हम लोग का 6 बज रहा है, तो तुम इससे कितने घंटे पहले लगभग जग जाते हो? 6 बज रहा है, मैं जल्दी 5 बजे आप रख लीजिए सर। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जनरली 5 बजे तुम्हारा मैं कितना टाइम होता है? मैं मैं इंडिया का तो पता है, इंडिया का मैं कैसे बताऊं आपको, मैं आपको फोन पे बता देता हूँ सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, ठीक है ओके, ठीक है, थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ठीक है, टेक केयर। ओके सर, ओके।